तो मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। आप हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं सुरेश जी। पहला प्रश्न हमारा यह है कि आपकी इस खूबसूरती का, इस खूबसूरत मुस्कान का राज क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, आग लगे बस्ती में मस्त रहो मस्ती में। वाह 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 वाह। निश्चित रूप से जो चिंताएं हैं जी, उससे मुक्त रहना चाहिए। चिंताएं हैं अपना असर डालती हैं, लेकिन आप जितना उनसे जूझ सकें और मुक्त रह सकें, यही आपका। और फिर दिनचर्या बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। जी, जी, मेरी दिनचर्या आरंभ होती है 2 घंटे पसीने बहाता हूँ जी, बाद में लेखन करता हूँ, तो इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। वाह 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 वाह। हम चलते हैं सुरेश जी साहित्य की ओर। निश्चित। साहित्य में जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप पिछले 4 दशक से साहित्य सेवा कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपकी साहित्य में निखार आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 4 दशक पहले जो आपका पहला प्यार था, यानी पहली कविता थी, पहली रचना थी, वो हमारे दर्शकों को सुनाएं अगर आपको याद है। प्रजापति जी, हर व्यक्ति जो साहित्य से जुड़ा होता है, जिसके जो संवेदनशील होता है जी, वो निश्चित रूप से कविता की ओर और साहित्य की ओर भागता है जी। मैं संभवतः 10 साल की उम्र में था, तब से मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखनी आरंभ की। जी जी, क्या बात है। और आप कह रहे हैं कि अगर मैं स्मरण करता हूं तो मैंने एक माँ पे कविता, संभवतः मैं 10वीं क्लास में था उस समय जी, छोटी सी कविता थी। फूल एक था खिला हुआ उसमें सुंदर सबसे यही सोचता मन में, करता जो हास प्रकृति का, या आनंद भोग करता अपनी प्रवृत्ति का, उपहासित हो पृथ्वी बोली क्यों फूला इतना फूला जाता, जिससे उपजा आज वही माता की हंसी उड़ाता। इसी तरह कविता। किसी शिशु ने आकर सूल वो तोड़ लिया, मचला कुचला और सौंदर्य पुष्प का चूर किया, सौंदर्य गया देखे पुष्प पछताया, माता ने फिर भी गोदी में सहलाया। पुत्र न माँ को चाहे सुख पहुँचाए, माता का ना प्यार बदल ना पाए। उस समय इस तरह के भाव मरते थे माँ के प्रति। बहुत अच्छे। तो आपने माँ के प्रति बहुत अच्छा एक आपने मैं किया मुश्किल से 10वीं क्लास में पढ़ता था उस समय। जी जी। हम आगे बढ़ते हैं सुरेश जी। जैसा कि हमने बताया दर्शकों को कि पिछले 4 दशकों से आप लेखन कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 4 दशक पहले के लेखन में और वर्तमान के लेखन में क्या परिवर्तन आया है। अंतर तो आया है, जैसे आप जानते हैं, भाषा में भी अंतर आ गया, लेखन में भी अंतर आ गया, सोच में भी अंतर आ गया। जी जी। जो जो सोच बदलती है। प्रारंभ जब 4 दशक पहले की रचना होती थी, वो छंद पे आधारित होती थी, बड़ा परिश्रम करना पड़ता था जी। छायावादी शैली की सारी रचनाएं लिखने को उत्सुक होते थे जी। लेकिन आज जीवन भाग रहा है जी, बड़ी भागदौड़ की जिंदगी है, तो इतना समय नहीं होता, तो इसलिए कविता भी उसी तरह की भागदौड़ की हो गई है। छंद में कहना बड़ा कठिन हो गया है जी। और यही कारण है कि दोहा छंद जो इतना प्रचलित छंद था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया और नई शैली आ गई, गज़ल शैली आ गई। और गज़ल वास्तव में हमारे जो छंद विधान वाले जितने भी कविता थी उसको खा गई गज़ल। जी जी जी। सुरेश जी, मैं इस प्रश्न को उस ओर इंगित करना चाहता था कि 4 दशक पहले जो फिल्में बनती थी या गीत लिखे जाते थे, उनके प्रसंग का अर्थ हुआ करता था, उनके मायने होते थे, वो सकारात्मकता होती थी। लेकिन वर्तमान में जो गीत लिखे जा रहे हैं, गज़लें लिखी जा रही हैं या लेखन किया जा रहा है, उनमें कुछ एक सकारात्मकता या ज्ञानवादक कोई अर्थ महसूस नहीं होता। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता जी। पहले ज़माने में संवेदना का कोई और रूप होता था जी। आज संवेदना भागदौड़ की जिंदगी में दूसरे रूप की होती है जी। आप ठहर कर आप नहीं लिख सकते आज के जीवन में। तो आज जो रैप सॉन्ग है, जिस तरह की युवा पीढ़ी का मन होता है, उसी तरह के रैप सॉन्ग्स आज फिल्मों में भी आ रहे हैं। पहले इतने अच्छे अच्छे गायक होते थे, इतने अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट होते थे, प्रदीप जैसे इतना बढ़िया हिंदी में लिखने वाले लोग होते थे, लेकिन वो ठीक है। और गुलजार आज भी लिख रहे हैं, गुलजार ने भी अपनी शैली बदल दी। गुलजार पहले कितनी भावनापूर्ण गीत लिखते थे, और आज गुलजार के जितने भी नई फिल्में आ रही हैं, गुलजार के गीत हैं, उसमें आज की पीढ़ी के और आज के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो वो तो होना है, जैसा युग होगा, साहित्य, कला, साइंस, विज्ञान सब उसके अनुसार बदलते रहते हैं। जी 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 जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे सुरेश जी कि अब तक आपकी कितनी साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वास्तव में मेरी एक पुस्तक, क्योंकि मैं 20 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचार्य रहा, प्रिंसिपल रहा जी।
20-21 साल मैंने देशबंधु कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम किया जी। पहले मैंने 5-6 साल, तो एजुकेशन में इतना वर्ष हो गए जी। लेकिन आरंभ में मेरी एक रचना निराला पे लिखनी आई थी, क्रिटिसिज्म, जो बहुत बड़ी रचना थी जी। निराला के साहित्य में सामाजिक चेतना। इसके बाद प्रिंसिपल होने के बाद लिखना बंद हो गया जी। 19 वर्ष बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने लिखना आरंभ किया, पुनः आरंभ किया रिटायरमेंट के बाद। और उसके बाद मेरी 10-11 रचनाएं आ गई जिसमें गीत भी हैं, गज़ल भी हैं, दोहा संग्रह भी हैं, 2 लौट चले अब गांव, अवसाद जैसे दोहा संग्रह भी हैं। मेरे बीच में एक बहुत प्रश्न उठता था बार बार कि हमारा इतना विशाल साहित्य है लेकिन आज भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास उस साहित्य को पढ़ने का अवसर नहीं है। मोटी मोटी जैसे महाभारत की पुस्तकें हैं या दिनकर की हैं, दिनकर के प्रबंध काव्य हैं, निराला जैसे कठिन काव्य के प्रेत जो हैं, निराला जैसे को समझने के लिए आज वो समझ है ना उतनी वो तत्परता है। तो मैंने कोशिश की कि इन सब के नाट्य रूपांतर तैयार करूं। क्या बात है। 2 पुस्तकें ऐसी, एक दिनकर के 3 प्रबंध काव्यों का नाट्य रूपांतर मैंने तैयार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह निराला की जो सबसे कठिन कविता थी राम की शक्ति पूजा, जिसको तो जिसका एक वाक्य 18 पंक्तियों का होता था, उस कविता को कोई पढ़ ही नहीं सकता था जी। मैं अगर बानगी दूं उसकी कविता की भाषा, प्रतिपल परिवर्तित भ्यू वेद कौशल समूह राशक वृद्ध क्रुद्ध कपि विषम हूँ विच्छुरिति वन्नी राजीवन नहत लक्ष्य बाण। अब इस कविता को पढ़ेगा कौन? लेकिन मैंने उसको नाट्य रूपांतर करके सूत्रधार नटी का संयोग लेके बहुत सुंदर रचना बनाई। बहुत बढ़िया। राम की शक्ति पूजा का नाट्य रूपांतर। जी 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 जी। तो ये है। कुल कितनी किताबें अब तक आपकी आ चुकी हैं? 10 किताबें मेरी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटेस्ट है इस समय जो भावना प्रकाशन ने छापा है, क्योंकि निबंध की विद्यार्थियों को निबंध की पुस्तकें मिलती नहीं, निबंध लिखना बड़ा कठिन होता है। जी, जी, तो निबंध की लास्ट पुस्तक आई है साहित्य समाज और शिक्षा। बहुत बढ़िया, बधाई। तो अभी उसका अभी तक विमोचन भी नहीं हुआ, वो पुस्तक अभी आई है और आज ही मेरे पास, मैंने आपको भेंट भी की थी। जी 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 जी। हाँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप गीत, गजल, आलोचनाएं, निबंध आदि लिखते हैं, हम चाहेंगे कि कोई गजल के कुछ शेर हमारे दर्शकों को आप सुनाएं ताकि वो भी आनंद ले सकें। एक्चुअली मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने गज़ल, और कोई भी विद्यार्थी अगर ये चाहे कि कल ही गज़ल लिखना आरंभ कर देगा, गज़ल लिखना बड़ा कठिन है जी। गज़ल लिखने के लिए मैंने कम से कम भी 150-200 मुशायरे अटेंड किए होंगे, उनमें हाजिरी दी होगी, तब जाके मुझे समझ में आया उर्दू की नज़ाकत क्या है, उर्दू किस तरह से लिखी जाए। थोड़े से 2 मतले और एक शेर सुनाता हूँ। जो करे खस्ता हाल कैसा है, देखिए ये सवाल कैसा है। क्या बात है। कत्ल करके बहा दिए आंसू, आपका कमाल कैसा है। क्या बात है। क्या एक परिंदा भी चू नहीं बोला, उस शिकारी का जाल कैसा है। वाह 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 वाह। तो इस तरह की गज़ल, क्योंकि मेरी गज़लों में तलखी होती है जी। जो आज की समस्याएं हैं, आज के परिदृश्य हैं, उन सब को, क्योंकि आज वैसे भी गज़ल उसी रूप में हो गई है। आप गज़ल में वो आशिकी माशूक वाली बात रह नहीं गई जी, वो सामाजिक सरोकार वाली गज़ल है। दुष्यंत ने इसमें सबसे पहले काम किया था। तो गज़ल में है, आप चाहें तो एक आध में गज़ल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। आपकी रहमत के जब भी पल हुए जी, जिंदगी के सब मसाइल हल हुए। क्या बात है, क्या बात। जिंदगी तुझ बिन सजा से कम नहीं, हिज्र के पलखार के जंगल हुए। वाह। झाड़ियों में छुप गया कोई हिरन, मौत के पंजे अधिक चंचल हुए। जब बरसना भूल कर बादल उड़े, आस के खाली सभी आंचल हुए। और ये सभी गदली नदी के लोग थे, ये सभी गदली नदी के लोग थे, वक्त बदला आज गंगा जल हुए। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि पहले गज़लें लिखी जाती थी माशूका के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, प्रेम के ऊपर जी, क्या ये बात सही है कि गज़ल वही लिख सकता है जिसने अपनी महबूबा को दिल दे दिया हो और वो दिल टूट गया हो? गज़ल की अब परिदृश्य बदल गया है जी, वो गज़ल वाली बात नहीं है। वैसे तो जो भी है, आप तो जानते हैं, हमारा सारा साहित्य कहता है कि पीड़ा के बिना रचना होती ही नहीं। बिल्कुल सही बात। आदि कवि वाल्मीकि का मानषाद प्रसृष्टा त्वं गमय शाश्वती समा यत क्रोध विचनादेकम वदी काम, ये पहला छंद है जो संस्कृत में
वाल्मीकि ने जब क्रोच पक्षी मिथुन करते हुए क्रोच पक्षियों को शिकारी ने मार दिया तो पहला शब्द निकला था। जी जी। यही से पीड़ा से ही गज़ल और उस तकलीफ से ही गज़ल, चाहे वो पीड़ा आशिकी और इश्क की हो, वो पीड़ा समाज की हो, पीड़ा एक मजदूर की हो, उसी से गज़ल निकलती है, उसी से गीत निकलता है। बहुत अच्छे आपने। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि आप एक शिक्षाविद हैं और बड़ी साहित्यकार हैं, लेकिन वर्तमान में एक जो युवा साथी हैं वो साहित्यिक क्षेत्र से बड़े विमुख हैं, साहित्य की परिभाषा भी उनको नहीं पता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो कारण, एक तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आज का जो युवक है जी वो बेचारा भागदौड़ में ही जीता है। साहित्य लिखा जाता है, कला आती है जब थोड़ा मन में शांति हो, लेकिन आज के जीवन में शांति का तो मतलब ही नहीं। वो बेचारा अपने रोजगार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए झगड़ता रहता है। क्षण में जीने वाली स्थिति आज हो गई है। तो क्षण में जीने की कहा वो उसमें तो ऐसा साहित्य लिखा जाएगा। विमुख इसलिए भी है कि उसके साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं है जी। साहित्य जब तक नहीं लिखा जा सकता, जब तक के आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप 10-20 पुस्तकें पढ़ेंगे तब आप सोचेंगे कि मैं कहीं साहित्य लिखूं, अन्यथा पढ़े बिना कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये भी चिंतन का विषय है कि अगर हमारे युवा साहित्य नहीं पढ़ेंगे या संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति और साहित्य भी तो हमारा। प्रजापति जी, संस्कृति के मानदंड युग के अनुरूप होते हैं। पहले ज़माने की संस्कृति की क्या आवश्यकताएं थी या क्या इच्छा थी लोगों की कि संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जी, जी, जी। लेकिन आज संस्कृति और मूल्य बदलते रहते हैं जी। अगर मूल्य बदलेंगे नहीं तो उनमें सड़ांध आ जाएगी। जब तक मूल्य परिवर्तनशील नहीं होंगे, हर युग के मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, बहुत कम मूल्य होते हैं जो शाश्वत होते हैं, जैसे क्षमा है, प्रेम है, दया है, चोरी न करना है, ये जो हमारे ऋषि मुनि बताते वो मूल्य शाश्वत हैं। लेकिन दूसरे मूल्य जो आज संसार में है, अब कैसे करेंगे कि घूंघट काढ़ो, एक मूल्य है, इस मूल्य को कैसे ढोएंगे, बाल विवाह को कैसे ढोएंगे जी। तो मूल्य समाज की आवश्यकता के अनुरूप बदलते रहने चाहिए, और नहीं बदलेंगे तो कोई भी भाषा, कोई भी जल यदि वो ठहर गया है तो उसमें सड़ांध आ जाती है, वो मूल्य विहीन हो जाता है। वाह वाह वाह। हम आगे बढ़ते हैं प्लीज़। कि जैसा कि 5 दशक से प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इस 5 दशक के दौरान कोई यात्रा या कोई संस्मरण जिसने आपके दिल को छुआ हो हमारे दर्शकों से साझा। नहीं, संस्मरण क्या, तो मेरा तो अपने जीवन ही इतना, मैं तो कुकुरमुत्ता की तरह उगा था जी। क्योंकि मेरे परिवार में कृषक परिवार था, बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़े ट्यूबवेल, सब कुछ था, लेकिन हमारे पिताजी पहलवान थे, कोई ऐसी गलती हो गई थी कि सब कुछ वकीलों को स्वाहा हो गया जी। और मुझे 17 साल 18 साल की उम्र में बिरला मिल में नौकरी करनी पड़ी जी। कैसे पढ़े, ये आज के युवक को सीखना चाहिए, जो 10 बजे 11 बजे उठते हैं उनको सीखना चाहिए। मैं बागकड़े खां में 4 वर्ग की कोठरी में रहता था, वहाँ 15 मजदूर मेरे साथ होते थे। प्रभाकर का एग्ज़ाम जून के महीने में होता था, प्रभाकर की तैयारी कर रहा था, रात को टेबल लैंप लेके, गर्मी में सर चलाती गर्मी में टेबल लैंप लेके पढ़ता था क्योंकि वो पढ़ने नहीं देते थे। वहाँ जाके हमने शुरू किया, प्राइवेटली बीए किया, एमए में निश्चित रूप से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन बड़ा संघर्ष करके आज संघर्ष से युवक भाग रहा है जी, बच रहा है, मेहनत किए, मेहनत। और ये निश्चित है, मैंने उस समय एक सीखा था, फ्रूट ऑफ लेबर इज नेवर डिनाइड, परिश्रम का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो वो सोचना चाहिए। तो मैं कहाँ मिल में मजदूरी की, फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया मैंने, इसके बाद देशबंधु कॉलेज में 21 साल पढ़ाया, मैं 18-19 साल मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल रहा, 5 साल डीन रहा। इतने बड़ा करने के बाद मैं साहित्य भी करता रहा, इस बीच परिवार की सारी जिम्मेवारियाँ पूरी करी। लेकिन आज का युवक है वो केवल अपने को सोचता है, बाहर निकल के नहीं देखता जी कि मेरी पीड़ा तो है, लेकिन मेरे से बाहर कितने लोगों की पीड़ा है उसको मैं क्यों नहीं देखूं। ये कठिनाई हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कि आप हमारे देश के युवा साथियों को, युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि पढ़िए जी, पुस्तकें पढ़िए, अच्छे उपन्यास पढ़िए, अच्छे साहित्यकारों के उपन्यास पढ़िए, अच्छे गज़लकारों के गज़लें पढ़िए, अच्छे गीतकारों के गीत पढ़िए, तभी आप
कुछ लिख पाएंगे। अन्यथा ये सोचें कि एक दिन में आप चाहते हैं कि आप साहित्यकार बन जाएं, आपकी कविताएं छप जाएं। छपास की जो बहुत बड़ी जिज्ञासा है या लालसा है कि मैं छप जाऊं, इसको त्याग कर आप पढ़ना पहले शुरू कीजिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं गज़ल में उर्दू नहीं जानता था। गज़ल लिखने के लिए मैंने कम से कम 150-200 मुशायरे अटेंड किए, उनको देखा, पढ़ा, सुना, तब जाके मैंने गज़ल लिखना शुरू किया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वास्तव में हिंदी साहित्य में दिल्ली में ही ऐसे बहुत से साहित्यकार हैं जो बिल्कुल गुम हैं, लिखते रहते हैं लेकिन ना कभी मीडिया के सामने आते हैं, ना सम्मेलन में आते हैं, ना कभी गोष्ठी में आते हैं। आप बहुत बड़ा महती कार्य कर रहे हैं कि ऐसे साहित्यकारों को जो चुपचाप साहित्य की सेवा कर रहे हैं उनको आप उजागर कर रहे हैं, उनको कैमरा के सामने ला रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।